आए बच्चों, इस बात का ध्यान रखेंगे 11th बी, यहाँ पर मैं पहले बिजनेस स्टडी पढ़ाता था, अब अकाउंट पढ़ाऊँगा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा? अकाउंट। ध्यान रखिएगा। और आपका बैंक समाधान विवरण चल रहा था, उसकी थ्योरी हो गई थी, मैं फिर से आपको पढ़ा रहा हूँ। बैंक समाधान विवरण, बैंक संबंधी व्यवहार के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। मैं आपको बताता हूँ कि रोकड़ बही का शेष और पासबुक का शेष का मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण बोला जाता है। अब परिभाषा से ऐसा स्पष्ट हो नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं, जब यदि आप बैंक में खाता खोलते हैं तो बैंक में पैसा जब जमा करते हैं तो आप अपने अकाउंट में लिख लेते हैं रोकड़ बही में। अब बैंक वाला आपको पासबुक देता है, तो रोकड़ बही और पासबुक का शेष का मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसे बोला जाता है बैंक समाधान विवरण। इन दोनों में अंतर के कारण क्या है? भाई आप पैसा जमा करते हैं, वहाँ भी एंट्री है और यहाँ भी एंट्री है, तो कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिनका पता नहीं चल पाता। जैसे आपके खाते में 20,000 रुपये है, आपने राम को 5,000 रुपये का चेक दिया। राम को कितने हज़ार रुपये का चेक दिया? 5,000 का चेक दिया। अब आपको लगेगा कि आप अपने रोकड़ बही में तुरंत कम कर लेंगे, 20,000 था उसमें 5,000 गया, बचा 15,000। आप तो यही तो समझेंगे कि 5,000 रुपये ही था करके। परंतु जब तक राम उस चेक को लेकर बैंक में पैसा नहीं लेगा तब तक पासबुक आपका 20,000 ही शेष दर्शाएगा। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें अंतर आता है। और एक आध दो कारण बता देता हूँ। आजकल वर्तमान में बैंक आपकी तरफ से बहुत सारा कार्य करता है, जैसे बिजली का बिल पटा देता है, बीमा किस्त पटा देता है। बिजली का बिल और बीमा किस्त यदि बैंक ने पटाया है तो आपको तो पता नहीं चलेगा जब तक बैंक से सूचना प्राप्त नहीं होगी। बैंक से सूचना आने के बाद ही आप अपने रोकड़ बही में उतना पैसा कम करेंगे। तो ये कुछ अंतर होने के कारण है। अब देखिएगा, रोकड़ बही और पासबुक के अंतर के लिए बनाने के लिए बैंक समाधान विवरण जो बनाया जाता है उसमें कौन कौन सी मदों को जोड़ा जाता है, कौन कौन सी मदों को घटाया जाता है। 4 मेथड से बनता है बैंक समाधान विवरण। कितने मेथड से बनता है? 4 मेथड से। पहला रोकड़ बही के विकलन शेष के आधार पर, दूसरा रोकड़ बही के समाकलन शेष के आधार पर, रोकड़ बही पासबुक के विकलन शेष के आधार पर और पासबुक के समाकलन शेष के आधार पर। तो रोकड़ बही के विकलन शेष के आधार पर जब ये बैंक समाधान विवरण बना रहे हैं तो उसमें जोड़ने वाली मदें, भुगतान हेतु निर्गमित चेक, जोड़ने वाली मदें बता रहा हूँ। भुगतान हेतु निर्गमित चेक जो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, बैंक तीसरा है बैंक द्वारा संग्रहित विनियोग पर ब्याज, लाभांश एवं विपत्र की रकम। चौथा है ग्राहक द्वारा हमारे खाते में सीधे जमा कर देना, ग्राहक द्वारा हमारे खाते में सीधे जमा कर देना। उसके बाद घटाने वाली मदें, घटाने वाली मदें हैं संग्रह हेतु भेजा गया चेक जिसका संग्रहण नहीं हुआ। दूसरा बैंक व्यय, कमीशन, बैंक चार्जेस आदि। तीसरा है बैंक द्वारा सीधे किए गए भुगतान, बैंक द्वारा किए गए सीधे भुगतान। और चौथा है बैंक से भुनाए गए विपत्र का अनादरण, बैंक से भुनाए गए विपत्र का अनादरण। तो 4 जोड़ने वाली मदें और 4 घटाने वाली। अभी जो बना है वो रोकड़ बही के विकलन शेष के आधार पर। तो रोकड़ बही के समाकलन शेष के आधार पर जब बनाते हैं तो घटाने वाली मद जोड़ने वाली मद बन जाती है और जोड़ने वाली मद घटाने वाली मद। मद वही रहेंगे मगर घटाने वाली मद जोड़ने वाली बन जाती है और जोड़ने वाली मद क्या बन जाती है? घटाने वाली मद बन जाती है। ठीक वैसे ही पासबुक के शेष के आधार पर बनाएंगे, मदें वही रहेंगी, जोड़ने वाली कभी घटाने वाली बन जाती है और घटाने वाली कभी जोड़ने वाली मदें बन जाती है। ध्यान रखिएगा, बैंक समाधान में जब तक आपको ये 8 मदें याद नहीं होगा तब तक बनाना क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। भाई आपको जोड़ने वाली मद ही याद नहीं रहेगी और घटाने वाली मद ही याद नहीं रहेगी तो फिर कहाँ से बना पाएंगे? तो फिर ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूँ, जोड़ने वाली मदें हैं भुगतान हेतु निर्गमित चेक जो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए। दूसरा है बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। तीसरा है विनियोग पर ब्याज, लाभांश तथा विपत्र की रकम जो बैंक ने संग्रह कर लिया है। और चौथा है ग्राहक द्वारा हमारे खाते में सीधा जमा, ये जोड़ने वाली मद होगी। घटाने वाली मद में संग्रह हेतु भेजा गया चेक जिसका संग्रहण नहीं हुआ, बैंक व्यय, कमीशन, बैंक चार्जेस, अधिकर्ष पर ब्याज आदि, ये दूसरा मद हुआ। तीसरा हुआ बैंक द्वारा किए गए सीधे भुगतान, मैंने वही बीमा किस्त, बिजली बिल वगैरह बताया था ना, वो बैंक द्वारा किए गए सीधा भुगतान।
और लास्ट मद है बैंक से भुनाए गए विपत्र का अनादरण। तो ये 8 मदें आपको अच्छे से याद कर लेना है। 8 मद यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको बैंक समाधान विवरण बनाने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक बार आप जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। क्वेश्चन में जो मद दिया रहेगा उसमें जोड़ने वाली मद को अलग कर लेना है और घटाने वाली मद को अलग कर लेना है। जोड़ने वाली मद को जोड़ देना है पहले, फिर घटाने वाली मद को घटा देना है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि रोकड़ बही के विकलन शेष के आधार पर बना रहे हैं तो आंसर आएगा पासबुक का समाकलन शेष। रोकड़ बही के विकलन शेष के आधार पर यदि क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो आएगा क्या? पासबुक का समाकलन शेष। यदि रोकड़ बही के समाकलन शेष के आधार पर क्वेश्चन को बना रहे हैं तो निकलेगा पासबुक का विकलन शेष। जस्ट अपोजिट निकलता है। सपोज पासबुक का विकलन शेष के आधार पर क्वेश्चन बना रहे हैं तो रोकड़ बही का समाकलन शेष आंसर आएगा, जस्ट अपोजिट आएगा। मतलब स्टार्ट करेंगे रोकड़ बही के विकलन शेष तो पासबुक का समाकलन शेष आएगा। रोकड़ बही का समाकलन शेष लिए हैं तो पासबुक का विकलन शेष आएगा। तो जस्ट अपोजिट आता है, क्योंकि रोकड़ बही का विकलन शेष और पासबुक का समाकलन शेष एक है जो जमा को दर्शाता है। रोकड़ बही का समाकलन शेष और पासबुक का विकलन शेष अधिविकर्ष को दर्शाता है, ज़्यादा पैसे को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, जस्ट अपोजिट निकलेगा। आज आप 8 मदों को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद कल से हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। फिर से परिभाषा स्पष्ट कर दूं, एकदम सिंपल सा परिभाषा है। रोकड़ बही का शेष और पासबुक का शेष का मिलान करने के लिए जो विवरण पत्र तैयार किया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण बोला जाता है। थैंक यू।